हेलो एवरीवन। तो आज चलिए फोकस करते हैं एक नया टॉपिक के ऊपर। वो है जिम्बाब्वे का जो रिसेंट चल रहा है हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब हाइपर बोले भी तो कम है, वो हाइपर हाइपर इन्फ्लेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक सिग्निफिकेंट क्यों बना है, उसका मेन रीज़न है कि जुलाई पे 2022 का जुलाई पे ये जिम्बाब्वे का गवर्नमेंट ने एक गोल्ड कॉइन लॉन्च किया है। इसका नाम ये लोग दिए हैं मोसी वातुनिया। तो इस कॉइन को ये लोग लॉन्च किए हैं सरकार की तरफ से एज ए लीगल टेंडर, नॉट एज ए मतलब हमारे इंडिया में जैसे होता है कि गोल्ड कॉइन वो लीगल टेंडर नहीं होता है ना। तो इस जो गोल्ड कॉइन है इसको लॉन्च किया है एज ए लीगल टेंडर टू अरेस्ट रन अवे इन्फ्लेशन एंड बूस्ट नेशनल करेंसी। 2008 से, जबकि उस समय से सब प्राइम क्राइसिस से, जिम्बाब्वे का अपना नेशनल करेंसी, इसका वैल्यू गिरते गिरते ऐसे कंडीशन पे आ गया कि उसका अपना सिटीजन ही उसको लेने पे इनकार कर देते हैं। लोकल वेंडर्स, लोकल जो छोटे मोटे डेली का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें ही ये जिम्बाब्वे का जो अपना करेंसी है जिम्बाब्वेन डॉलर, वो चलते नहीं है। और उसका जो वैल्यू है हर दिन, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि हर दिन हर घंटे उसका वैल्यू गिरता जाता है। इन्फ्लेशन रेट देखा जाए तो इतना हाई मात्रा पे आ गया कि वो 10 टू द पावर 25 रेंज पे आ गया है। अगर आप मंथ टू मंथ वैरी करके देखेंगे कि इन्फ्लेशन रेट जो कि इंडिया में 7-8% में हम लोग बहुत घबरा जाते हैं। सरकार ने, आरबीआई ने, हम बहुत सारे नए नए रूल्स लेके आ जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कर देते चीज को। तो वहाँ पे ये 10 टू द पावर 25 रेंज पे चल रहा है, उस समय चल रहा था। और ऑब्वियस की बात है, जहाँ पे देश का अपना सरकार ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में व्यर्थ हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि लोकल ब्लैक मार्केट, मतलब पैरेलल ब्लैक मार्केट, वो फ्लरिश कर जाएगा। तो जिम्बाब्वे का कंडीशन देखिए यही हुआ है। तो शुरू में हम लोग थोड़ा कॉइन्स के डिटेल्स के बारे में बताएंगे, इसका एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, प्रिंटिंग कैसे है और कैसे यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आते हैं जिम्बाब्वे के हिस्ट्री के ऊपर कि कैसे ये मतलब माउंटेबल इन्फ्लेशन हुआ और इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये फोटो में आप देख सकते हैं कि ये जो कॉइन है 2022 की जुलाई पे लॉन्च हुआ था, मतलब हुआ है। और इसका जो ऑफिशियल नाम दिया गया ये है मोसी वातुनिया कॉइन। इसमें लोकल टोंगा लैंग्वेज पे यह है विक्टोरिया फॉल्स। तो सबसे पहले आते हैं ये गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन क्यों इशू किया गया, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिम्बाब्वे में गोल्ड प्रोडक्शन काफ़ी हाई मात्रा पे होता है और उसका पूरा सरकार का रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन गोल्ड से आता है। उसका गोल्ड माइन भी काफ़ी एक्टिव है, बट इसमें भी काफ़ी सारे जो ब्लैक मार्केटिंग है वो चलता रहता है। तो ये जो कॉइन लॉन्च किया गया है, पहले तो फर्स्ट बैच तो ये बाहर से प्रिंट होके मतलब मिंट होके आया है। बाद में फ्यूचर में वो विद इन कंट्री मिंट होगा, वो तो बाद में देखा जाएगा। तो ये गोल्ड लॉन्च किया है, दैट इज बिकॉज गोल्ड का जो इंटरनेशनल प्राइस है वो मोस्टली स्टेबल रहता है और मोस्टली ड्रिवन बाय इंटरनेशनल अदर करेंसीज एंड डिमांड सप्लाई रिलेशन इसके ऊपर। बट इसके साथ जो देश का जिम्बाब्वेन जो डॉलर, इसका रिलेशन काफ़ी वोलाटाइल होगा। तो भले ही जो जिम्बाब्वेन डॉलर है उसका वैल्यू गिरता रहेगा, बट जब आप कन्वर्ट करोगे फिर से गोल्ड टू डॉलर, डॉलर टू गोल्ड, तो आपको जो अपना जो वैल्यू है वो पूरा मिल जाएगा। तो उसमें क्या, देश का जो सिटीजन है उनका सरकार के पॉलिसीज के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे और जो हाईली डिप्रिशिएटिंग नेचर ऑफ गवर्नमेंट करेंसी है वो थोड़ा सा रोकेगा। इस कॉइन को दिया गया है लिक्विड एसेट स्टेटस। इसका मतलब ये है कि इजीली कन्वर्टेबल है, कैश के साथ कॉइन, कॉइन के साथ कैश, और सरकार ने लीगली इसका अप्रूव कर दिया है। और ये कॉइन होगा लोकली ट्रेडेबल एंड इंटरनेशनली ट्रेडेबल, मतलब विद इन कंट्री एंड इंटरनेशनली दोनों साइड से ट्रेडेबल है। तो इसका ये मतलब है, मान लीजिए सुबह 8 बजे अगर आप एक गोल्ड कॉइन टू कैश एक्सचेंज करवा रहे हैं और आपको मान लीजिए 100 जिम्बाब्वेन डॉलर मिल गया, और शाम को अगर इन्फ्लेशन फिर से एडजस्ट होने के बाद फिर से आप
कॉइन बेच के पैसे वापस करे, आपको उस समय का जो गोल्ड प्राइस होगा वो मिल जाएगा। तो भले ही मनी का डिप्रिसिएशन होगा, बट आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है वो स्टैग्नेंट रहेगा, जिसका फायदा है ये, इसलिए गोल्ड कॉइन लॉन्च किया गया, मतलब मटेरियल वैल्यू को यूज किया गया यहाँ पे। फिलहाल तो पॉलिसी ऐसे लॉन्च किया गया कि हर कोई सिटीजन हो या डोमेस्टिक कंपनीज हो, इस कॉइन को परचेस कर पाएगा, और फ्रॉम ओनली गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड आउटलेट से, जैसे कि बैंक हो या कोई सरकारी नॉमिनेटेड एजेंसी हो, इनसे। और वो कॉइन परचेस करने के बाद आइदर वो बैंक में जमा कर सकते हैं एज ए सेविंग्स, और कैन बी टेकन एज ए डेली ट्रांजैक्शन, मतलब जो कंजम्पशन ट्रांजैक्शन है उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। और ये जो कॉइन, ये फॉरेन करेंसी से भी खरीदा जा सकता है और जिम्बाब्वेन डॉलर से भी खरीदा जा सकता है। तो इसका ये थोड़ा फायदा मिला कि फॉरेनर्स जो वहाँ रहेगा अभी, दे ऑल्सो कैन परचेज इट। और इसमें गोल्ड कंटेंट जो रहेगा, गोल्ड कंटेंट रहेगा 1 आउंस, वन ट्रॉय आउंस, ठीक है, विद ए प्योरिटी ऑफ 22 कैरेट्स। और ये कॉइन बनाने के लिए जितना इन्वेस्टमेंट लगा, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, 5% प्रोडक्शन कॉस्ट का मार्जिन रख के ये कॉइन मार्केट में लॉन्च किया गया है 26 जुलाई 2022 पे। ऑफिशियल नाम दिया गया मोसी वातुनिया, और इसका उस दिन इसका डॉलर प्राइस था $1824, मतलब उतना यूएस डॉलर फॉर दिस कॉइन। अब देखते हैं कि जिम्बाब्वे पे ये जो अनकंट्रोल्ड हाइपर इन्फ्लेशन, ये हुआ कैसे, कौन था इसके पीछे मेन जिम्मेदार, और अगर गलत गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो भी क्या है। 18 अप्रैल 1980 जिम्बाब्वे का आज़ाद मिला है ब्रिटेन से, मतलब यूके से। उसका पहले उसका नाम था रिपब्लिक ऑफ रोडेशिया। तो उस समय यहाँ चलता था रोडेशियन डॉलर। तो एट पर द वैल्यू, उस समय जो वैल्यू मिला था 1 to 1 बना के रोडेशियन डॉलर से जिम्बाब्वे डॉलर उस समय लॉन्च किया गया एज ए गवर्नमेंट लीगल टेंडर। आज़ादी मिलने के बाद शुरू के कुछ सालों पे इसके ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही तगड़ा था। गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ गया था, मतलब अगर जो नॉन ड्रॉट प्रोन ईयर्स है वो छोड़ के ओवरऑल व्हीट प्रोडक्शन बढ़ा था, और टोबैको इंडस्ट्री था वहाँ पे बहुत ही मतलब थ्राइविंग इंडस्ट्री। लेकिन ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, स्ट्रेंथ है, ये ज़्यादा साल तक चला नहीं। कुछ 1991 to 96 इन्हीं पीरियड पे इसकी सरकार ने कुछ नए पॉलिसीज लाए, जैसे कि सेम जैसे इंडिया में हुआ था, ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किए थे और हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए देश को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने के लिए। तो वहाँ की सरकार ने भी वैसे ही कुछ कुछ किया था, जिसका नाम वहाँ पे दिया गया था इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। बट वो पॉलिसीज तो फ्रेम किया गया, बट इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हुआ नहीं। तो उसका असर जो है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, तो जो इंडिया में काफ़ी अच्छे दिन लाया फ्यूचर पे, काफ़ी बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रॉब्लम सॉल्व किया गया, बट इन केस ऑफ जिम्बाब्वे ये वहाँ वैसा इंटेंडेड हुआ नहीं है। इम्पैक्ट जो हुआ वो नेगेटिव हो गया, ये है एक रीज़न। नेक्स्ट है 1990s लेट में, मतलब लेट 1990s के बस वही डिकेड पे वो लोग लैंड रिफॉर्म लॉन्च किए। तो इसी को भी आप इंडिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स। तो वो लोग भी क्या किए, जो वाइट लैंड ओनर से उसको एविक्ट करने के लिए, हटाने के लिए, और वो जो लैंड उसके हाथ में था वो ब्लैक फार्मर्स, मतलब इंडिजिनस फार्मर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था। बट इन लैंड रिफॉर्म्स इन केस पे भी जैसा सोचा गया था वैसा हुआ नहीं। बहुत सालों सालों तक ये जो फार्मर्स था वहाँ के, उसके वो लोग मतलब कभी टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हुआ नहीं, गुड ट्रेनिंग नहीं मिला नहीं। तो जैसे ही इसके हाथ में ये नए नए लैंड्स और नए नए फार्म हाउसेस आए हैं, ये लोग इसके इम्प्रूवमेंट तो कर ही नहीं पाए, ऊपर पे धीरे धीरे लोन के कर्जे में चले गए। तो इसका भी जो लैंड रिफॉर्म जितना ही हो पाया वो सक्सेसफुल तो हुआ नहीं, बदले में हो गया उल्टा, कि जो छोटा मोटा रनिंग एग्रीकल्चरल फार्म्स था अंडर वाइट ओनर्स, तो वो जैसे ही गया ब्लैक ओनर्स के पास, वो लोग ढंग से मेंटेन कर नहीं पाया, बिजनेस प्लान को समझा नहीं, सप्लाई डिमांड चेन को समझा नहीं,
और फाइनली वो इंडेप्टेड हो गया और धीरे धीरे लॉस में जाने लगा। तो ये इस दो रीजन के लिए, एक था इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और था उसका जो लैंड रिफॉर्म, ये दोनों बिग फेलियर्स, दोनों के दोनों ही था बिग फेलियर। इसके लिए 1999 मतलब 1990 डिकेड्स का एंड से 2009 तक, ये जो 10 साल का पीरियड, उस पीरियड पे वो लोग शार्प फूड प्रोडक्शन ड्रॉप देखे। और जैसे ही मतलब सप्लाई कम हो गया तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ना ही है, क्योंकि डिमांड तो सेम है। और इसके साथ साथ मतलब प्राइमरी सेक्टर के फॉल आउट के साथ साथ अदर्स सारे लिंक्ड सेक्टर, ठीक है, सारे डूब गए। इसके साथ साथ जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी कोलैप्स हो गया। आपको पता ही है कि बैंकिंग सेक्टर है कोई भी एक इकोनॉमी का बैकबोन, अगर वो डूब गया, अगर वो क्राइसिस में आ गया तो इकोनॉमी में तो वो है एक व्हील, तो इकोनॉमी चल ही नहीं पाएगा। मतलब ऐसा बना कि जितने सारे ब्लैक ओनर्स के पास नए नए लैंड्स आया, नए नए फार्म हाउसेस आया, जो कि एक्चुअली फ्री में आया उन लोग के पास, एज ए पॉलिसी, नेशनल गवर्नमेंट पॉलिसी लैंड रिफॉर्म का। तो वो लोग बैंक से और लोन लिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बट इसको पता नहीं है कि बिजनेस चलते कैसे और सप्लाई चेन डिमांड के चलते कैसे है। तो बिजनेस गया डूब, तो बैंक का लोन वापस नहीं कर पाया, तो बैंक के पास ढेर सारे एनपीए जम गए। अब बैंक भी कैसे परफॉर्म करेगा इन दैट कंडीशन? सरकार के साथ भी, सरकार से भी ज़्यादा कुछ हेल्प आ नहीं रहा है, सरकार भी अनेबल है। तो एक के बाद एक बैंक डूबने लगा, और जैसे ही ये बैंक डूबने लगा तो न्यू लोन क्रिएशन वो लोग नहीं कर पा रहा, बिकॉज ऑफ कोई फियर कि ये भी शायद एनपीए बन जाए। और एक के बाद एक बैंक जैसे डूबने लगा तो सिटीजन क्या कर रहा था कि बैंक के पास अपना जो सेविंग्स है वो भी धीरे धीरे विथड्रॉ करने लगा। तो इन दैट केस टोटल एक बैंकिंग सेक्टर, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो बैंक जिसका है एक बैकबोन, वो डूब गया। और बैंक फॉल आउट होने के बाद जो नेचुरल कंडीशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस तो हो नहीं रहा है, बिजनेसेस को लोन नहीं मिल रहा है, तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। ऊपर से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गया है, क्योंकि लोगों के पास उतना पैसे बच नहीं रहा है कि हॉस्पिटल जाए और ढंग से दवाई खाए, ट्रीटमेंट मिले। तो इन दैट केस जो बाहर के लोग थे देश के अंदर, वाइट्स जो थे, वो लोग अपने अपने जो जितने कमाई था वो लेके भाग गए अपने देश। तो वो लोग था यहाँ पे काफी, मे बी काफी रिच, तो जितने सारे कैपिटल्स वो लोग इकट्ठा किए तो सब लेके देश छोड़ के गए। तो मतलब देश का और कैपिटल ड्रेन हुआ है। सरकार ने, जिम्बाब्वे का जो सरकार ने, उसने अपने जो नाकामयाबी है उसको छुपाने के लिए, इसका एक्सेप्ट ना करके, ये सीधा पूरा के पूरे ब्लेम डाल दिया इकोनॉमिक सैंक्शंस, जो कि उस समय उसके ऊपर इम्पोज किया था यूएस ने, आईएमएफ ने और यूरोपियन यूनियन ने। आप ये थोड़ा समझ पाओगे कि कोरोना के समय जब ये इतने सारे लोगों का, लाखों लाखों लोगों का प्राइवेट सेक्टर में जॉब चला गया था, उस समय इंडिया का जो ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस था वो कुछ 7% के ऊपर आ गया था। तो पूरे देश भर मीडिया ने मतलब इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म फैला दिया कि सरकार ने कंट्रोल नहीं कर पाया। सरकार ने भी बहुत सारे नए नए स्कीम्स लॉन्च किए हैं। तो जस्ट टू थिंक अबाउट कि जिम्बाब्वे पे 80% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब पूरे देश का 80% लोगों के पास कोई काम है ही नहीं। तो इन दैट केस क्राइम तो बढ़ना ही है ना। नेक्स्ट और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर ये है कि जो जो नए एडिशनल मनी प्रिंट करने का जो डिसिप्लिन रहता है वो ढंग से फॉलो नहीं किया गया था। हर कोई देश, हर कोई इकोनॉमी जब चाहे, जब मन चाहे तब जाके करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते। कुछ कुछ लीगल बाउंडिंग्स रहता है, अगर वो लीगल बाउंडिंग्स आप हटा भी दो, भूल भी जाओ, एक्सेस मनी प्रिंट करोगे तो आप लोग इन्फ्लेशन कम्बैटिंग में पड़े होगे कि एक्सेस मनी प्रिंट करने में ऑलवेज इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है इकोनॉमी के ऊपर, उसमें सरकार का बहुत लंबे समय तक फायदा होता नहीं है। तो इसका भी इन केस में भी ऐसे ही हुआ है कि उसका जो मुगाबे रेजिम था, वो लोग उस समय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो उसके साथ वॉर पे इन्वॉल्व हो गया था। तो इतने सारे जो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट था डीआरसी में, वो पूरा फाइनेंस किया गया था बाय प्रिंटिंग न्यू न्यू करेंसी।
ठीक है, न्यू और मोर हायर डिनोमिनेशन करेंगे। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ऑब्वियस की बात है कि देश के जनता पे असर आएगा और दे विल बी वोकल अगेंस्ट सरकार। तो गवर्नमेंट ने क्या करेगा, तो अपने आर्मी पावर के अप्लाई करेगा और अपोजिशंस जो जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको मारेगा। तो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी है। बट दिस मतलब ये सब करके इन्फ्लेशन कोई भी रोक नहीं पाता है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो ये था मेन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स इसके हाइपर इन्फ्लेशन के पीछे। बहुत सालों का ये जो करप्शन है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग, मतलब अननेसेसरीली प्रिंटिंग मनी। तो कंडीशंस खराब होते होते पीक हुआ था 2008 के आसपास, मतलब 2008 के मिड पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इन्फ्लेशन रेट ही हो रहा था कुछ ट्रिलियन परसेंटेज में ऐसा। और यहाँ पे जैसे हम लोग एटीएम पे पैसा उठाने जाते हैं ना, कुछ 1 लाख या 10-12 हज़ार 50 हज़ार, ये सब वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे पैसा डील होता है मिनिमम ट्रिलियन फिगर पे, बिलियन ट्रिलियन फिगर पे। वहाँ पे ऐसा है कि सब लोग हो गया बिलियनर। और एटीएम मशीन से जब पैसा उठाने जाते थे तब ऐसे एरर आता था कि डेटा ओवरफ्लो एरर, इतना ज़्यादा ज़ीरो डालना पड़ता था कि जो प्रोग्रामिंग एटीएम का जो प्रोग्रामिंग था उसका जो फ्लोट्स एंड डेसिमल था उसका जो लिमिट्स था वो एक्सीड कर जाता था। तो इसलिए वो डेटा ओवरफ्लो एरर आता था उस समय। और सरकार की तरफ से इन्फ्लेशन के साथ लड़ने के लिए कोई मॉनेटरी पॉलिसी या नया कोई फाइनेंशियल पॉलिसी लॉन्च करना तो बहुत दूर की बात है। वो लोग और नए नए हायर एंड हायर डिनोमिनेशन के नोट लेके आ रहे थे। कि मान लिए कंडीशन ऐसा था कि एक छोटा सा ब्रेड लेने के लिए, जो कि यहाँ पे हम लोग को 50 रुपए में मिल जाता है, तो वहाँ पे एक छोटा सा ब्रेड के टुकड़ा लेने के लिए आपको पे करना पड़ता था $1 बिलियन और $1 ट्रिलियन ऐसा। तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस की बात है कि जो आम आदमी होगा वो सब सरकार के पॉलिसीज और करेंसी का जो स्टेबिलिटी, करेंसी का जो वैल्यू का जो स्टेबिलिटी, उसके ऊपर अपने कॉन्फिडेंस लूज कर देगा। तो एक नोशन है ना कि इन्फ्लेशन इटसेल्फ फ्यूल्स इन्फ्लेशन। तो जितने लोगों में ये करेंसी का एक्सेप्टेबिलिटी, इसका स्टेबिलिटी के ऊपर भरोसा गिरता गया, उतना ही ज़्यादा लोगों में ये एक्सपेक्टेशन आने लगा कि फ्यूचर में शायद और गिरेगा इसका वैल्यू। शायद अभी एक ब्रेड जो $1 बिलियन पे मिल रहा है, कल जाके वो शायद $10 बिलियन पे मिलेगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन विद इन पीपल, ये चीज इस इन्फ्लेशन को और हाइपर की तरफ लेके गया। और ताज्जुब की बात यह है कि 2007 के आसपास जाके उस समय पे इन्फ्लेशन को फाइनेंशियली कंट्रोल करना या डिमांड सप्लाई रिलेशन या टैक्सेशन से कंट्रोल करना तो दूर की बात है, सोचना भी दूर की बात है। वो लोग कुछ नए टाइप का मोहम्मद बिन तुगलक बन गए कि फोर्सफुली प्राइस बढ़ाने को अरेस्ट किया, मतलब प्राइस बढ़ाने को रोक लिया लीगली। ठीक है, मतलब भले ही एक कमोडिटी का प्राइस बहुत ज़्यादा है बट उसको वो बढ़ा नहीं सकते। तो अगर ऐसा करेगा तो मतलब कोई भी थिंग्स इज फोर्सफुली अंडर वैल्यूड, तो इन दैट केस आप ग्रेशम लॉ पढ़े होंगे कि गुड मनी वाइप्स आउट बैड मनी। तो ये जो मेथड था, ये जो पॉलिसी, नया पॉलिसी लेके आया गधों की तरह, ये डेफिनेटली इनफेक्टिव हो गया अरेस्टिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो और बढ़ता गया। इन्फ्लेशन जितना बढ़ता गया उतना व्हाइट मार्केट से ब्लैक मार्केट का प्रिडोमिनेंस और बढ़ गया, क्योंकि सरकार ने तो बोल दिया कि शायद मान लो एक ब्रेड $100 से ज़्यादा बेच नहीं सकते या $1 बिलियन से ज़्यादा बेच नहीं सकते, बट उसका तो एक्चुअल प्राइस शायद ब्लैक मार्केट पे बढ़ गया $30 बिलियन। तो फिक्स्ड प्राइस पर तो लोग बेचेंगे नहीं उसको, तो ब्लैक में ही बेचेगा, तो आपको मिलेगा भी ब्लैक में ही वो। तो वो जो नया पॉलिसी था वो तो होने को रहा, उससे तो कुछ काम बना नहीं। तो जून 2008 के आसपास जाके इन्फ्लेशन रेट आ गया कुछ 11.2 मिलियन परसेंटेज, 11.2% नहीं, मिलियन परसेंटेज। और वो था वर्स्ट हिट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, उस समय ऐसा था कि एक US डॉलर, उसका वैल्यू था
$261,984,228 इतना जिम्बाब्वे डॉलर, जबकि हम इंडिया में कुछ 70, 78, 79 होता है तभी रोने लग जाते कि करेंसी डिवैल्यूएट हो रहा है, करेंसी डिप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत तेजी से। और उस समय ये कंडीशन था देश का उसका। और लगभग दिसंबर 2008 से, मतलब एंड ऑफ 2008 से सिटीजन पहले तो ब्लैक मार्केट में बहुत पहले आ गया था, बट धीरे धीरे बाकी सारे मोस्टली 80-90% ऑफ द सिटीजन फॉरेन करेंसी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ पे फॉरेन करेंसी बोले तो उस समय था मोस्टली डॉलर, यूरो और साउथ अफ्रीकन रैंड। ठीक है, तो जनवरी 2009 पे यूएसडी, यूरो और साउथ अफ्रीकन रैंड दोनों को लीगली अलाउ कर दिया टू बी ट्रांजैक्टेड विद इन कंट्री। ठीक है, तो आप ये इमेज पे देख सकते कि इतने दिखने में लगता है इतना गरीब इंसान, इसके पास है नोटों का बंडल। मतलब ऐसा है कि इसको छोटा कार्ट में लेके आना पड़ रहा है, इतने ज्यादा, मतलब मनी का वैल्यू कहाँ से कहाँ गिर गया है। कुछ एक छोटा मोटा जैसे स्टोरीज टाइप का है। तो वहाँ पे जैसा था कि सरकारी एम्प्लॉय जो है सरकार उनका, और सिविल सर्वेंट्स, टीचर्स जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसको मिलता था सैलरी जिम्बाब्वेन डॉलर पे। बट गवर्नमेंट ने फॉर ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए फॉरेन करेंसी वैल्यू अलाउ कर दिए है। तो जैसे सैलरी मिला है मंथ बिगिनिंग पे, तो तुरंत के तुरंत ये लोग जाके उसको कन्वर्ट करवा लेते थे फॉरेन करेंसी पर, उसको स्टोर करते थे इन अ होम फॉर डेली ट्रांजैक्शन पर्पस। ठीक है, तो कंडीशन ऐसा हो गया है कि, मतलब हो गया था, अभी भी काफी ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है, कुछ 500-700 रेंज पे चल रहा है। तो उस समय कंडीशन ऐसा हो गया था कि जो मिनी बस ड्राइवर्स है उसको दिन में 3 बार या 4 बार ऐसे करेंसी एक्सचेंज करना पड़ता था। मतलब ट्रिलियन परसेंटेज पे अगर इन्फ्लेशन रेट है, देन मतलब पर डे पे काफी, मतलब पर डे में मॉर्निंग और शाम इसी के अंदर डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, सुबह जब मान लीजिए एक यूएस डॉलर से आप एक्सचेंज करवाए, आपको मिला शायद $1 ट्रिलियन, शाम को आप जाके एक्सचेंज करने जाओगे, पूछोगे, ही विल टेल $1.5 ट्रिलियन। ऐसा कंडीशन हो गया है। तो एक बस ड्राइवर ने दिन में 3 से 4 बार वो करेंसी एक्सचेंज करने जाता था। जितना लेट करेगा उतना ज्यादा लॉस होगा। होटल वाले भी ऐसे दिन पे शायद 3-4 बार करके अपने जो कैटलॉग्स, प्राइस टेबल्स है, उसको अपडेट करते थे। इसका प्रेजेंट कंडीशन भी इसका बहुत कुछ अच्छा नहीं है कि 2008 के बाद थोड़ा इम्प्रूव किया था, कुछ कुछ नए नए पॉलिसीज लाया गया था, बट वो फिर से सेम, एक तो गोल्ड का स्मगलिंग प्रॉब्लम और ऊपर से जो करप्शन, तो अभी तो गया नहीं है। तो कुल मिला के इफेक्ट अभी भी इतने ज्यादा ट्रिलियन परसेंटेज पे इन्फ्लेशन ना हो, बट स्टिल इन सम 700-800 मंथली रेंज पे इन्फ्लेशन चल रहा है अभी भी। और उसी के लिए ही ये गोल्ड कॉइन लॉन्च किया गया था। तो वो था गोल्ड कॉइन का डिटेल्स। तो आप ये थोड़ा पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा डिजिट्स याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट पीछे का फंडामेंटल जो बैकग्राउंड है वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था जिम्बाब्वे के सुपर स्टोरी। फिर आएंगे कोई नया टॉपिक पे।